कि जैसे हमारे पास बैटरियां होती हैं, हम बैटरी किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं? किसी को मालूम है जनरल आइडिया? एक तो सेल होता है और एक होता है सर बैटरी। दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर बैटरी बन। बिल्कुल, है ना? जैसे आप देखोगे, दो या दो से अधिक जब सेल मिला देंगे तो उसको हम बैटरी कह सकते हैं, है ना? मान लीजिए एक सेल हमारे पास है, यहाँ पर हमने कहा एक सेल हमारे पास है इस टाइप, ठीक है? ये सेल है, सिंगल यूनिट को हम सेल कह सकते हैं। लेकिन जब हम क्या करें, इसको दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ दें, मान लीजिए हमने क्या किया, दो सेल लिए या दो से अधिक सेल लिए, उन सेलों को जैसे जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास बैटरी कहलाएगा, ठीक है ना? उसको हम क्या करते हैं, बैटरी कह सकते हैं। तो जो सेलों का संयोजन होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, बैटरी कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये आ सकता है कि सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कह सकते हैं। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए एक एक सेल है तो उसको हम बैटरी नहीं कहेंगे, वो सेल हो जाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक सेल को हम जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? ये तो सबको समझ में आएगा होगा। तो ये हमारे पास बैटरी और सेल का एक कंडीशन है। तो बैटरियां, अब हम थोड़े से जाते हैं बैटरियां क्या हो, है ना? तो बैटरियां भी देखोगे, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बैटरियां हम जो मोबाइल पर होती हैं, तो मोबाइल पे जो लगी हुई होती है उसको बैटरी कहते हैं। तो जो मोबाइल पे जैसे बैटरियां लगी रहती है उसके अंदर छोटे छोटे सेल जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। यदि दो से अधिक ज्यादा सेल होंगे तो बैटरियां हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल पर बैटरी लगती है उसके अंदर छोटे छोटे सेल बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? इसलिए उसको बैटरी कहा जाता है। तो सिंपल है बैटरियां। अब बैटरियों को यदि हम देखें, बैटरियों के बारे में पढ़ें, बैटरियां होती क्या है? तो पहला है, देखो, बैटरियां भी जो है गैल्वेनिक सेल होती है। जो हमने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल को हमने इस टाइप से पढ़ा था। यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रोड लिए थे अलग अलग, और एक में हमने क्या किया था, जिंक की रॉड डाली थी, और एक में कॉपर की रॉड डाली, है ना? और इन दोनों को संयोजन किया था। यहाँ पर हमने एक लवण सेतु के द्वारा इसको जोड़ा था, गैल्वेनिक सेल। इधर की तरफ एनोड था और इधर की तरफ कैथोड। ये हमें याद हो, है ना? ये गैल्वेनिक सेल हो, ठीक है? यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ऋणावेश हुआ करता था और यहाँ धनावेश हुआ। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में ये चिन्ह बदल गए थे केवल इतना। ये गैल्वेनिक सेल, है ना? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते थे, यहाँ जाते थे, है ना? विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जाती थी। तो ये कहता है इसी प्रकार जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां भी क्या होती हैं, गैल्वेनिक सेल होती हैं। जितनी भी बैटरियां हमारे पास हैं वो उनको हम क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक? इनमें क्या होगा, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? किसी को मालूम है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी? इनमें जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन एक साथ सम। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना? वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ठीक है ना? अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना? तो जो गैल्वेनिक सेल है उनमें रिडक्स अभिक्रिया है। तो बैटरियों में गैल्वेनिक, बैटरियां क्या होती है, गैल्वेनिक सेल होती हैं, और इनमें क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो रिडॉक्स कहाँ से हुआ, देखो, यहाँ पर आरईडी लिया किससे, रिडक्शन से, है ना? आरईडी किससे लिया, रिडक्शन से। और ओ एक्स किससे लिया, ऑक्सीडेशन से। इन दोनों को मिला करके रिडॉक्स हो गया, इसलिए इसको रिडॉक्स कहा जाता है ना? और इससे क्या होता है बेटा, जब रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ये गैल्वेनिक सेल है, ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये क्या कहता है कि बैटरी में दो या दो से अधिक
गैल्वेनिक सेल लगे होते हैं। यदि इसमें देखोगे तो इसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक क्या होंगे, गैल्वेनिक सेल लगे होंगे। दो होंगे या इससे अधिक हो सकते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। और वो कैसे जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम जानते होंगे आप लोग कि जैसे एक सेल लगा हुआ, एक सेल के बाद फिर दूसरा सेल इससे जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, तीसरा सेल जुड़ा होता है, इस टाइप से। माने सेल ऐसे जुड़ते जाते हैं। इनको बोलते हैं बेटा क्या कहा जाता है इनको, इनको कहते हैं श्रेणी क्रम। इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ऐसे, एक सेल जो है दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, I am his. ठीक है ना। इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे दो या दो से अधिक जो सेल होंगे, ये कहते हैं बैटरी में क्या होंगे, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक है। और जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सके, उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अधिक विद्युत धारा इसमें से प्राप्त की जा सकती है। तो ये है बेटा, ठीक है ना। तो बैटरियां क्या होगी, जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल जुड़े हुए होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अधिक विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल होते हैं, इनके अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये बैटरियां हैं, बैटरियों के बारे में हम ये कहेंगे। लेकिन बैटरियां क्या होती हैं, बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अब पहले, इससे पहले हम देखते हैं कि अच्छी बैटरियां किसे कह सकते हैं। बैटरियां दो प्रकार की तो होती हैं, लेकिन पहले अच्छी बैटरियां किसे कहते हैं, कौन होती है अच्छी बैटरियां, किसी को मालूम है कि अच्छी बैटरी कौन सी है? किसे कहेंगे हम अच्छी बैटरी, जो जनरल आइडिया हो सकता है कि अच्छी बैटरियां कौन सी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, अच्छी बैटरियों के गुण क्या हो सकते हैं? जो लंबे समय तक चले। बिल्कुल बढ़िया है, जो लंबे समय तक चले वो अच्छी बैटरी है। दूसरी क्या हो सकती है, बैटरी छोटी हो, वो भी अच्छी होती है ना। तो अच्छी बैटरी के गुण क्या होते हैं, वजन में हल्की होनी चाहिए। भारी बैटरी अच्छी नहीं मानी जाती, वजन में हल्की होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्थिर बोल्टता से विद्युत धारा दे। माने ऐसा नहीं कि कभी फ्लक्चुएशन करे, कभी तेज विद्युत धारा दे और कभी कम विद्युत धारा दे। उसमें एक स्थिर बोल्टता के साथ, स्थिर बोल्ट हो, वैसी बैटरी होनी चाहिए, है ना। अधिक समय तक ऊर्जा दे सके। हम चाहते हैं कि एक दिन चार्ज करें और 10 दिन से चले, हमें वो अच्छी बैटरी मानी जाएगी, है ना। तो बैटरियों की, अच्छी बैटरियों के गुण ये है। फिर क्या होगा, कम कीमत हो और आकार भी छोटा हो, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बैटरी हो, ठीक है ना। बैटरी बहुत छोटी चाहिए हमें, और कैसा हो, उसकी कीमत भी कम हो, है ना। बैटरियों के दो मुख्य प्रकार होते हैं। अब बैटरियों के प्रकार देखेंगे, इनके प्रकार कितने प्रकार हैं। ये चार तो उसमें क्या है, अच्छी बैटरियों के गुण हो गए। अब बैटरियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी बैटरियां होती हैं, जनरली हमारे पास दो प्रकार की बैटरियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, हमने एक बैटरी लाई, वो एक बार यूज किया, उसके बाद फेंक देते उसको, उसके बाद वो काम नहीं करती, जो रिचार्ज नहीं होती दोबारा, है ना। और दूसरी बैटरी होती है जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं, एक बार चार्ज किया, फिर खत्म हुई, फिर चार्ज किया, फिर खत्म हुई, है ना। तो दो प्रकार की बैटरी होंगी, एक होंगी प्राथमिक बैटरी और एक होंगी द्वितीयक बैटरी। यहाँ पर दो प्रकार की, एक क्या है बेटा, इसमें प्राइमरी बैटरियां होंगी, ठीक है ना। प्राइमरी बैटरियां होंगी, प्राथमिक बैटरी जिसको कहते हैं। और दूसरा क्या होती है इसमें, द्वितीयक या संचायक बैटरियां, क्योंकि इसके नाम से पता लगा। द्वितीयक बैटरी को हम क्या बोलते हैं, संचायक बैटरी। सेकेंडरी और स्टोरेज बैटरी, ये स्टोरेज का काम करती है। तो दो प्रकार की हमारे पास बैटरियां हो गई, एक तो प्राथमिक बैटरियां हो गई और दूसरी क्या होगी, द्वितीयक बैटरियां हो गई, ठीक है। अब इन बैटरियों के बारे में देख लेते हैं। पहले है प्राथमिक बैटरी। जो प्राथमिक बैटरी होती है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी क्या होती है बेटा, इसमें लिखा हुआ है साहब, इन बैटरियों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। केवल किस दिशा में होगी, एक ही दिशा। और जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। जैसे अभिक्रिया पूरी हुई, इसने
लाइट देना बंद कर दिया, यानी कि ऊर्जा देना बंद कर दिया, है ना। जैसे हमने देखा होगा गैल्वेनिक सेल जब हम पढ़ रहे थे, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, यहाँ पर ऐसे सेल बनाए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लिया था। यहाँ इसको हमने किसके द्वारा जोड़ा था, लवण सेतु के द्वारा, साल्ट ब्रिज हम इसको कह सकते हैं। यहाँ इन दोनों को फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था ऐसे, एक प्लग द्वारा, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया था, ठीक है, जो वोल्टेज को नापे। यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे पहले पहले यह अभिक्रिया क्या हो रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, एनोड से ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था, यहाँ से ये कम हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रोड खत्म हो रहा था, ये कॉपर इलेक्ट्रोड जमा हो रहा था। फिर हमने बिजली दी, इसको बाह्य विभव दिया, बाह्य विभव दिया तो ये फिर खत्म होने लगी है, ये कम होने लगे, लेकिन यहाँ क्या होने लग गया था, यहाँ जमा होने लगे। तो ये बैटरी अलग है, लेकिन ये कहता है एक ही दिशा में होगी, कौन सी वाली, ये प्राथमिक बैटरी। इसमें क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और विद्युत धारा इधर की तरफ बह रही है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता चला जाएगा, और जैसे खत्म हो जाएगा विपरीत दिशा में नहीं होगी, बस ये एक ही साइड होती है अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इन अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, और जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाए तो समझ लेना विद्युत का उत्पादन बंद हो जाए, विद्युत बननी बंद हो जाए, ठीक है ना। तो ये बेटा प्राइमरी बैटरी है। जैसे हमारे पास सेल होता है, तो सेल को हम एक बार यूज करते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, और टॉर्च में 2 सेल लगा दिए तो उस समय बैटरी के रूप में है वो, है ना। और जैसे सेल ने बिजली उत्पन्न की, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गए, या घड़ी का सेल देखा होगा, जैसे यूज हुआ और यूज होने के सर बाद हो मुझे गया। आवाज नहीं आ रही ठीक से। कौन बोल रहा बेटा, एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करना बेटा। बाकी बच्चों को आ रही बेटा आवाज, सुमन है, एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करो बेटा सुमन। और बच्चों को आ रही बेटा आवाज, अन्य बच्चों को आवाज आ रही मेरी, यस सर। आ रही बेटा, ठीक है, दिव्या को आवाज आ रही, और प्रियांशी आवाज आ रही बेटा, यस सर। चलो ठीक, अब आने लगे बेटा सुमन। सुमन बेटा आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? सुजल आवाज आ रही है बेटा, यस सर। चलो ठीक है, मेरे एंड से नहीं है बेटा कोई गड़बड़ी, ठीक है ना, तुम अपने हिसाब से देख लो, या तुम्हारे नेटवर्क नहीं होगा या तो फिर, ठीक है, चलो देख, तो यहाँ देख ली, है ना। दूसरा हम देखें इन अभिक्रियाओं में, ठीक है ना, इन अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रभावित करके विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता, यदि हम इसमें फिर विद्युत धारा दें तो विपरीत दिशा में नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो प्राथमिक बैटरी है, सिंपल हम एक परिभाषा याद रख सकते हैं कि ये एक बार चार्ज किया जा, इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, एक ही चीज याद रखना है। यहाँ पर ये रासायनिक विज्ञान की भाषा में है, ठीक है ना। इन बैटरियों में हम क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, और जब क्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को इन अभिक्रियाओं को इन अभिक्रियाओं को विद्युत धारा प्रभावित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाया जाता है, यानी कि हम दोबारा यदि इसको विद्युत धारा देंगे तो विपरीत दिशा में इसमें अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, ये विपरीत दिशा में, अतः इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, जो मेन लाइन इसकी है, अतः इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते, ये देखेंगे तो इसको चार्ज हम नहीं कर पाएंगे, जो प्राथमिक बैटरी हैं इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। वैसे पूरी कहानी लिख सकते हो, लेकिन यदि आपको याद नहीं आ रहा तो प्राथमिक बैटरियों को चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हमारे पास है शुष्क सेल है और मरकरी सेल है, एक शुष्क सेल होते हैं और मरकरी सेल होते हैं जिनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ये प्राथमिक बैटरी, ठीक है। अब शुष्क सेल देख लो,
इसको लाइक्लासिक सेल भी कहते हैं। ये लाइक्लासिक सेल पर आधारित होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, यह सेल गोलाकार जिंक धातु का बना सिलेंडर होता है, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे सेल बने रहते हैं ऐसे, है ना। जो एनोड, जो क्या करेगा, एनोड का कार्य करता है। देखो, जिंक धातु भी क्या होगा, एनोड का कार्य करेगा। इसके मध्य क्या होता है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, अंदर ग्रेफाइट की छड़ होगी और एक कैथोड का काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी सेल को तोड़ के देखना, एक छोटी सी टिप बनी रहती है और ऐसा सेल बना रहता है ना। इसके जो टिप वाला है वो बीच में रहता है और उसके बीच पेस्ट भरा रहता है, ऐसे करके। इसका आकार थोड़ा छोटा कर दे, मानो छोटा माने ऐसे कर ले, है ना। और एक छोटा सा ऐसे डॉट बना, ऐसे भी होते हैं। छोटे छोटे सेल देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। बीच में एक छोटा सा यहाँ पे क्या होगा, अलग पार्ट होगा और इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, ये कैथोड। और जो ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो अंदर की छड़ है वो कैथोड का काम कर रही है, ग्रेफाइट की होती है छड़। और ये जो बाहर का एरिया है, ये जो जिंक है, ये एनोड का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये एनोड का काम कर रहा है। इस प्रकार से होता है इसमें, ठीक है। ग्रेफाइट के छड़ के पास क्या होता है, देखो, कार्बन हो गया और मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है, गीला चूर्ण, इनमें पेस्ट भरा रहता है। किस किस का होता है, एक तो कार्बन का होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। कैसे, इसका चूर्ण बना करके, पेस्ट बना करके इसमें रखा भरा जाता है, ठीक है। तथा पात्र में जो है क्या होगा, जो धातु होंगे बेटा, है ना। जैसे जिंक धातु, यहाँ पर हम कह सकते हैं जिंक धातु, Zn, है ना। धातु सिलेंडर हो, सिलेंडरों की दीवार में क्या होता है, ये जो सिलेंडर की दीवार है, इन सिलेंडरों की दीवारों के मध्य क्या होगा, NH4Cl और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के सेल में अलग अलग चीजें भरी जाती है। देखो, यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड हो गया और जिंक क्लोराइड, ठीक है। देखो, सेल के जो, सेल के चारों ओर की जो दीवारें होती हैं को क्या करते हैं, विद्युत रोधी करने के लिए उसे मोटे कागज से आवरण भरा जाता है। जिससे आप लोगों ने देखा होगा, सेल को बाहर से कागज, अब तो कैसे आ रहे हैं, एल्युमिनियम के या दूसरे प्रकार की चीजों से बनाया जाता है। लेकिन इसमें पहले क्या होता था, कागज से भरा जाता था, मोटे कागज से, है ना, ठीक ना। इस सेल, इस देखो, इस सेल को हम क्या कर सकते हैं, इस सेल को विद्युत परत से जोड़ने पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 पॉजिटिव आयन बनाता है। यहाँ पर क्या करेगा, जो जिंक होगा, ये जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन बना देगा और दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। दो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परिपथ से होते हुए कैथोड के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब देखो, जैसे माना यहाँ पर हमने क्या किया, ये जिंक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और ये फिर क्या होता है, कैथोड यहाँ पर जाते हैं, कि कैथोड की छड़ है, इसके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, अवशोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो अवशोषित हो जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, है ना। और कैथोड क्या, जैसे देखो, कैथोड पर क्या था, अमोनियम था। जैसे माना सपोज यहाँ पर NH4+ है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। और ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन NH4 बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। NH4 आयन ग्रहण करके उदासीन बना देगा। और ये क्या करेगा फिर, MnO2 का क्या होगा, यहाँ पर अपचयन होगा। जो लास्ट में हमारे पास MnO2 बचा हुआ है यहाँ, ठीक है ना, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसका क्या होना है, अपचयन होना है। तो ये छोटे छोटे सेल है बेटा, मेन सेल हमने पढ़ लिया। तो मरकरी सेल को रहने देते हैं, ठीक है ना। दूसरा है सेकेंडरी, जो हमारे पास द्वितीयक सेल है, वो उसी प्रकार का, मरकरी सेल भी इसी प्रकार का है जो प्राथमिक सेल की तरह है। अब देखो बेटा, द्वितीयक सेल क्या है, यानी कि जो प्राथमिक सेल है वो चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होना चार्ज चाहिए होगा। बेटा, बिल्कुल चार्ज होगा। ये चार्ज होने वाला है ना। यहाँ पर देखो बेटे, इसमें क्या होना है, इन सेल में पहले विशेषता है, इन सेलों में रासायनिक क्रिया दोनों तरफ होती है। यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कैथोड से एनोड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कंडीशन अलग हो, अभिक्रियाएं दोनों तरफ होंगी इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इनमें जो अभिकारक है बेटा, अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं,
क्रिया कारक भी कहते हैं उनको, है ना। अभिकारकों से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, और तो विद्युत धारा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। जैसे अभिकारकों से उत्पाद बनेंगे तो उस समय क्या होगा, विद्युत धारा हमें प्राप्त हो जाएगी, बिजली हमें प्राप्त होगी। लेकिन जब क्या होगा, अभिकारक पूर्ण रूप से क्या होंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। जैसे माना अभिकारक किसमें बदल गए, उत्पाद में बदल गए, फिर हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने बंद हो जाती है। जैसे बिजली, माना वो डिस्चार्ज हो गया, हमने क्या किया, सेल लिया, ये देखो गैल्वेनिक सेल हमारे पास, है ना। यहाँ में ऐसे कर, ये इलेक्ट्रो ये से लिया कैथोड और एनोड, है ना, ये हमने लिया। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, इसमें देखो ये एनोड है और ये कैथोड, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पहले क्या हुआ, ये अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ चल रही थी, इलेक्ट्रॉन ले इधर से इधर जा रहे थे, विद्युत धारा इधर से इधर। धीरे धीरे क्या हुआ, ये एनोड में जो जिंक था, जिंक रॉड खत्म हो गई। जैसे खत्म हो जाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ से विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगा, इसमें बिजली बहना बंद हो जाएगी। ये कहता है कि जैसे क्रिया अभिकारक से पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाते हैं, ये सारा का सारा यहाँ बदल गया, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होना बंद हो जाती है। जैसे बंद हो जाएगी तो बैटरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो गई। बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने अब बिजली इसको देनी, किसको, इस सेल को। अब हमने बाहर से बिजली इसको दी, विद्युत धारा दी। तो क्या करते हैं, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करके उत्पाद को पुनः अभिकारकों में बदलते हैं। हमने फिर इसको क्या करना है, विद्युत धारा देनी। और जैसे विद्युत धारा देंगे तो जो यहाँ पर उत्पाद बना हुआ था, प्रोडक्ट बना था, उससे क्या किस में कन्वर्ट करवाना है इसको, जिंक में, जिंक में बदलना है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बैटरी पुनः आवेशित हो जाएगी, बैटरी पुनः चार्ज हो जाएगी, है ना। उदाहरण के लिए हमारे पास है लेड स्टोरेज सेल हो गया, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल हो गया, ये उदाहरण है बेटा। तो हमें जो चार्ज होती हैं वो सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरियों में दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक बैटरियों में एक तरफ अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब उत्पाद पूर्ण बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होना हमें बंद हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर हम इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पाद से फिर क्या बना देता है, अभिकारक बना देता है। अभिकारक बनने से जैसे बदल लेंगे, उसके बाद बैटरी चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है ना। ये चार्जेबल है और वो चार्ज नहीं होती। और इसका उदाहरण है लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल हो गया, ये इस प्रकार से सेल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की बैटरी हमने पढ़ ली, है ना, ये बैटरी है। अब इसके बाद आता है ईंधन सेल, ये क्या होता है, ईंधन सेल को देखोगे तो ये कहता है कि ईंधन सेल, जो ईंधन सेल होगा, ईंधन सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो ईंधन सेल होते हैं ये सबसे ज्यादा उपयोग हुए थे अंतरिक्ष में, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जब लोग गए थे तो वहां पर इसका प्रयोग किया गया था, है ना। ये एक तो क्या नहीं करता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। क्या नहीं करता, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी है ना। यानी कि पर्यावरण को कोई खराबी नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये, है ना। तो इस ईंधन सेल में देखो, यदि हम ईंधन सेल को देखते हैं तो पहले ईंधन सेल क्या है, ईंधन सेल में ईंधन की ऊर्जा को, ईंधन सेल में क्या होता है, ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पर जो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल, पेट्रोल को जलाएं और उससे उससे बिजली उत्पन्न करें, ऐसा कुछ सेल है। लेकिन यहाँ पेट्रोल नहीं जलाया जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे पेट्रोल को जलाएं और पेट्रोल से बिजली उत्पन्न करें, उसको हम ईंधन सेल कह सकते हैं, क्योंकि ईंधन जलाया हमने और उससे क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर दी। तो ईंधन सेल का क्या काम हो गया, क्या होता है बेटा, ईंधन सेल में क्या हो रहा है,
ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ईंधन सेल में क्या हो रहा है? ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ईंधन सेल में हो गया। ऐसे परिवर्तन संभव है। क्यों संभव है? ये कहता है क्योंकि दहन अभिक्रिया रिडॉक्स होती है। जो दहन वाली अभिक्रिया होती है, जैसे मान हमने सपोज CH4 है। CH4 का नाम क्या है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है CH4 का नाम? मीथेन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मीथेन होता है। और जब इसका दहन करते हैं, दहन में जल आना है ना, तो ये देखो ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा और प्लस H2O बना देगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ? इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो दहन वाली अभिक्रिया है वो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। और ईंधन सेल भी क्या है? देखो ईंधन सेल की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है? H2 और O2 सेल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जो H2O2 सेल है इसके द्वारा समझ सकते हैं। इसमें क्या होंगे? इसमें हम क्या करते हैं, दो सरंध्र टाइटेनियम और कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं। दो सरंध्र हमारे पास क्या होंगे इस प्रकार से, जिनमें रंध्र होंगे। ऐसे क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कार्बन का बना होगा और एक बना होगा टाइटेनियम का। प्लेटिनम भी ले सकते हैं यहाँ पर, है। ये तो टाइटेनियम ले रहा है और कार्बन ले रहा है। और सरंध्र का मतलब इनमें छोटे छोटे छेद है। ऐसा इलेक्ट्रोड है जिनके अंदर छोटे छोटे छेद है। ठीक है ना? सरंध्र देखो, सरंध्र का मतलब, सरंध्रमय का मतलब इनके अंदर छोटे छोटे छेद है इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है ना? और इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जो हमारे पास क्या होगा, ये कह रहा है कि देखो इन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा जाता है। इन इलेक्ट्रोड सरंध्र इलेक्ट्रोड है और इनमें हम क्या करेंगे, क्या भर देंगे? प्लेटिनम का चूर्ण। जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इन इलेक्ट्रोड सरंध्र इलेक्ट्रोड थे कार्बन और किसका? टाइटेनियम का। इनमें छोटे छोटे छेद थे और उसमें हमने भर दिया प्लेटिनम। ये क्या काम करेगा? इस जो अभिक्रिया हो रही होगी उसमें उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है ना? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा? अम्लीय और क्षारीय जल भरा जाता है। इन दोनों के बीच क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय जल को यहाँ भर देते हैं, है ना? जो विद्युत अपघटन का कार्य करता है, विद्युत अपघटन का काम करेगा, विद्युत अपघटन का काम करेगा। अम्ल और क्षार भर देंगे इनके बीच में। ठीक है ना? ईंधन सेल समझ रहे हो? और H2 और O2 उच्च दाब पर सरंध्र द्वारा विद्युत अपघटन में प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इनके द्वारा जो सरंध्र द्वारा है, एक तरफ से हाइड्रोजन भरेंगे और एक तरफ से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है ना? और दाब क्या करेंगे, उच्च दाब पर इनको यहाँ से डाल देंगे। ठीक है ना? एक बार चित्र बताता हूँ मैं आप लोगों को इसका। इसमें नहीं था, किस प्रकार से हो सकता है? यहाँ हम ठीक है, ये देखो guys, ये है यहाँ पर। ठीक है ना? इस चित्र को देखो, ये है यहाँ, है ना? इस चित्र में देखोगे, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा। ये देखो, है ना? इसमें यदि देखोगे, यहां से क्या हुआ, ये है ऑक्सीजन, है ना? ये सरंध्र वाला है। इधर से हाइड्रोजन, ये वाला देखो, ये पोरस कार्बन, देखो कार्बन इलेक्ट्रोड है, एक तरफ कार्बन इलेक्ट्रोड है, एक तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये कैसे सरंध्र है, इनके अंदर छेद है और इनमें प्लेटिनम भरा हुआ है। यहां से हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं उच्च दाब पर, यहां से हाइड्रोजन डाल रहे हैं। ये अभिक्रिया इसके अंदर होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, क्षार और अम्ल मिला है, दोनों मिला कर देखो, क्षार ही हो गया, अम्ल, है ना? उनका सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है। और फिर क्या हुआ, जब भी इससे होते हुए यहाँ जाएंगे तो ये अभिक्रिया करेगा, H2O बनाएगा और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। देखो एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, इस प्रकार से जाए, है ना? इस प्रकार से बना हुआ हो। अब हमारे पास इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, है ना? यहाँ पर दो रंध्र युक्त बनाएंगे और ईंधन बना देंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से आ सकता है।
तो ये क्या होंगे, ये सरंध्र द्वारा विद्युत अपघट्य में ही प्रवाहित होते हैं। अब देखो बेटे, इसमें अभिक्रिया किस प्रकार होगी, ये अभिक्रियाएं हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्या होगा, एनोड पर, जो एनोड होगा, एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होंगी। देखो यहाँ पर है H2, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा, ये क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल OH से, क्षार से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, 4 मॉलिक्यूल H2O बना देगा, और 4 मॉलिक्यूल H2O के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, क्या हुआ था अभी तक जो हमने पढ़ा था, एनोड पर क्या होता है, उपचयन। बिल्कुल उपचयन, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, याद रखना बेटा, है ना। यहाँ पर एनोड पर हमेशा क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है ना, उपचयन हो जाए। अब क्या कंडीशन, यहाँ पर उपचयन हो गया और इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर क्या होना है, कैथोड पर क्या होगा, जब एक पर उपचयन, अपचयन। हाँ बिल्कुल उपचयन होगा, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हमने कैथोड पर, देखो अब कैथोड पर कैसे ऑक्सीजन हो, देखो ऑक्सीजन लिया, प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल H2O होगा, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा 4 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप से इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH बना दिया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो गई, उपचयन और अपचयन, और सेल अभिक्रिया यदि इन दोनों को मिला करके देखें तो क्या होगा, इसमें होगा 2 मॉलिक्यूल H2 ऑक्सीजन के साथ मिला करके H2O, सॉरी H2 है, H2 इज इक्वल टू क्या बना देगा, H2। देखो यहाँ पर जो ईंधन सेल है, ईंधन सेल क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस ले रहा है और ऑक्सीजन गैस ले रहा है, और इनसे क्या बना दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल H2O बना दे रहा है। देखो तो इसमें पर्यावरण दूषित होगा ही नहीं बेटा। देखो सबसे बढ़िया बात इसकी है, ये हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन मिला करके H2O बना दे रहा, भाप बना दे रहा, भाप के रूप में, इसे ठंडा करेंगे तो फिर पानी मिल जाएगा। तो ईंधन सेल बहुत उपयोगी है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो सेल में होगा प्लेटिनम होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑब्लिक OH और O2 के साथ एक तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन, है ना, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें, इस सेल में क्या करेंगे, लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लगातार नियमित रूप से क्या करेंगे, प्रवाहित करते रहेंगे, और जैसे प्रवाहित करते रहेंगे तो इसमें क्या होगा, लगातार H2O2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा मिलती रहेगी। जितने लंबे समय तक हम H2O2 प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिजली मिलेगी, और इससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण होने का मतलब ही नहीं, उसमें भाप बन रही है ना, और हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जैसे ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें H2 और O2 मिलकर के H2SO2 बना रहे हैं, और प्लस क्या बना रहा है, विद्युत धारा निकल रही है, विद्युत धारा, बिजली उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और इस सेल का जो विभव होता है बेटा, ये होता है 1.229 वोल्ट एक सेल का, ध्यान रखना। और जब हम सेलों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के ईंधन सेलों को, अनेक सेलों को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और कितने तक बढ़ाई जा सकती है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बहुत ज्यादा होता है ना, 1 किलोवाट ऊर्जा तक हम क्या कर सकते हैं, शक्ति तक पूर्ति की जा सकती है, 1 किलोवाट, है ना, जो घरों में हम बिजली यूज करते हैं वो 1 किलोवाट यूज होती है, इतनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है जोड़ जोड़ करके, है ना। और इस सेल में क्या होगा, ईंधन सेल में का उपयोग, जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम हुआ था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या किया था, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो जल वाष्प है, संघनित होकर के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था होगी। अब जैसे माना सपोज कोई अंतरिक्ष में चले गया, तो अंतरिक्ष में क्या हुआ, उन्होंने हाइड्रोजन ले गए और ऑक्सीजन ले गया, उन्होंने उसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उच्च दाब पर इस ईंधन सेल में डाला, और ईंधन सेल में डालने पर क्या हुआ, एक तरफ तो उनको बिजली मिल रही, विद्युत मिल रही, और दूसरा दूसरा क्या बन रहा था, H2O। इन्होंने क्या किया, उस H2O को, उस भाप को बोतल में ले लिया, बोतल में लेकर के पानी का काम करने लगे,
तो इस प्रकार से जल की व्यवस्था भी हो गई, क्योंकि वहां पानी नहीं मिलता था तो पानी मिलने लग गया उनको। ठीक है ना। और ईंधन सेल का उपयोग दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में ऊर्जा शक्ति के रूप में किया जा सकता है। ऊर्जा शक्ति के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है। ये पूछा जाता है बेटा, ईंधन सेल का प्रयोग कहाँ पर होता है ना। इस सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन के स्थान पर हम मीथेन ले सकते हैं, C2H6 ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं, है ना। एथेन 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 प्रोपेन ले सकते हैं, आदि गैसों का भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ईंधन सेल क्या हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक बचा बेटा इसमें, और वो है कॉरिजन। ठीक है ना। कॉरिजन आप लोग जानते हैं, संक्षारण जानते हैं। कितने लोग जानते हैं संक्षारण? जंग लगना। बिल्कुल हाँ, जंग कलर संक्षारण में जंग कलर, है ना। ये लास्ट टॉपिक है इसका, संक्षारण। ठीक है। कॉरिजन, जिसको हम संक्षारण या कॉरिजन कहते हैं। देखो बेटा, जब धातुएं होती, धातुओं को जब हम क्या करते हैं, धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे क्या होगा, अन्य जो अवांछनीय यौगिक होते हैं, जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, आदि धातुओं द्वारा संचालित धातुओं का संचारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने लोहे की कोई चीज ली, लोहे की चीज में देखोगे धीरे धीरे इसमें जंग लगता है और वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ठीक है। और वो किसके कारण हुआ, जैसे यहाँ नमी हुई, H2O हुआ, पानी हुआ, इसके साथ और भी एसिड भी लग सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ने एसिड बनाया और इस पे गिर गया, तब भी खत्म होता है। और ऑक्सीजन नमी, एक तो H2O हो गया और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, आयरन पे जंग लगने लग जाता है। तो उस जंग लगने से क्या होगा, आयरन धीरे धीरे खत्म करता रहेगा उसको, और उसको खत्म करके ये कुछ सालों बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम संचारण कहते हैं। ठीक है। देखो ये कहता है कि धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछनीय यौगिक, जैसे क्या हो गया, अवांछनीय यौगिक ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, आदि में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। ये तो जैसे आयरन है, Fe है, और ये आयरन ऑक्साइड बना दे, Fe2O3 बना दे, तो ये संचारित हो जाएगा, सल्फाइड में परिवर्तित हो जाए, कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाए, है ना, आयरन या कोई अन्य धातु है। तो इनका परिवर्तन क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। उसे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, है ना। और संचारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ध्यान रखना, इसमें ऊर्जा निकलती है। मजेदार बात है कि यदि देखोगे यहाँ जहाँ संचारण हो रहा होगा बहुत अत्यधिक मात्रा में होगा, तो उससे गर्मी निकलती, ऊष्मा निकलती, ऊर्जा निकलती। संचारण की क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा निकलती। दूसरा देखो, इसका मुख्य उत्पाद क्या होते हैं। देखो, मुख्यतः वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, है ना, नमी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, आदि गैस क्या करते हैं, ये संचारक के अभिकर्मक है। इन्हीं के कारण जो है क्या होता है, संचारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, संचारण हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, संचारण हो जाएगा, क्लोरीन से, H2S से, ऑक्सीजन से, नमी से, इन सब से संचारण होता है। ये अभिकर्मक है इसके। ठीक है ना। संचारण दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है रासायनिक संचारण, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, शुष्क संचारण कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा संचारण होना, इसको क्या कहते हैं बेटा, शुष्क संचारण। किस प्रकार से होगा, दूसरा होगा विद्युत रासायनिक या नम संचारण, है ना। विद्युत रासायनिक या नम संचारण। तो अब पहले इन दोनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, शुष्क संचारण क्या होता है, ये होता है जैसे धातु है, धातु को जो धातु है, धातु का वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन हो गया, H2S, इनके द्वारा जो संचारण होने को क्या कहते हैं, रासायनिक या शुष्क संचारण कहते हैं। किन के द्वारा हो रहा होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हो रहा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा हो रहा, क्लोरीन हो रहा होगा, H2S के द्वारा। इनके द्वारा जो संचारण की क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे रासायनिक या शुष्क संचारण। दूसरा क्या हो सकता है,
ये गैसें क्या होगी? ये गैसें धातु की सतह पर सीधे अभिक्रिया करके धातु यौगिक बना देती है। सीधे जाकर के धातु पे अभिक्रिया कर लेगी। जैसे माना सपोज हमने Fe था यहाँ पर आयरन, लोहा को तो सबने देखा। अब मान लीजिए सपोज इसने क्या किया, इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस पे गिर गया, तो सीधे अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? FeCl2 बना देगा, और प्लस क्या होगा? H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल, ये FeCl2 बन जाएगा। किसने इसकी सतह पर FeCl2, तो Fe किस में कन्वर्ट हो गया? FeCl2 में बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये धातु क्या होंगी, सतह से सीधे अभिक्रिया करके धातु यौगिक बना देती है, जिससे धातुओं का क्षय होने लग जाता है धीरे धीरे। ये यहाँ जो आयरन था वो किसमें हो गया? FeCl2 में बदलने लग गया, है ना? तो ये धीरे धीरे आयरन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका कारण ये है। और देखो इन अभिक्रियाओं का वेग जो है धातु की सक्रियता, ताप और अभिक्रिया बने हुए उत्पाद पर निर्भर करता है। वेग माने किस वेग से फटाफट होगा, है ना? तो उनकी सक्रियता क्या है, ये सब इन पर डिपेंड करता है। जैसे माना कितने दिनों में इस पे खत्म हो जाएगा, जंग लग करके खत्म होगा, है ना? इसमें क्या होना है कि अभिक्रिया को जो वेग होगा धातु की सक्रियता पर देखना पड़ेगा, कितने सक्रिय धातु है ना, उसके आधार पर होगा। अभिक्रिया से जो बने हुए उत्पाद होंगे, है ना, उन पर निर्भर करेंगे, इन सब पे निर्भर करता है। तो ये है रासायनिक या शुष्क संचारण, ठीक है। दूसरा है विद्युत रासायनिक या नम संचारण। इसमें क्या होगा, जो धातुओं, देखो धातुओं का नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में संचारण तीव्रता से होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोहे की वस्तु बाहर रख लो, कुछ दिनों में कैसे ब्राउन कलर की हो जाएंगे आजकल, क्योंकि वायु में क्या है, बहुत आर्द्रता है, ठीक है ना, आर्द्रता है, नमी है ना। ये जमीन पे रख दो जहां पर पानी, हल्का पानी हो, तो जल्दी से उसमें जंग पकड़ेगा, ठीक है। जिन धातुओं का क्या होगा, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, जैसे आयरन हो गया और जिंक हो गया, उनका संचारण आसानी से हो जाता है। अब हमने पढ़ा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कम होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा ना, जिनका कम होगा, वो जल्दी संचारित हो, जल्दी खराब हो जाएंगे। आयरन है और जिंक है, ये जल्दी खराब हो जाएंगे, तुरंत जंग पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये क्या है, देखो संचारण की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। संचारण की क्रिया विधि में है लोहे पर जंग लगना, एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विद्युत रासायनिक क्रिया। देखो जंग लगने में लोहे की सतह पर क्या होगा, एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा विद्युत रासायनिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन युक्त जल की बूंदें लोहे की सतह पर एक परत बना देती है। जैसे माना H2O है और इसमें यदि ऑक्सीजन के साथ H2O जुड़ा हुआ है, वायु में क्योंकि नमी होती है, पानी होता है ना, आर्द्रता होती है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये H2O यदि इस ऑक्सीजन के साथ है बेटा, तो समझ लेना वो जैसे कहाँ ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, लोहे पे लगेगा, वो तुरंत क्या करने लगेगा, उस पर एक परत बनाएगा, ठीक है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होने के कारण जल की चालकता बढ़ जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण जो है जल की चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ेगी तो क्या होगा, और क्या होगा, यह विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करती है। किसका काम करेगा? विद्युत अपघट्य का। देखो जैसे माने यहाँ पर CO2 प्लस H2O, ये क्या बना देगा, 2H प्लस CO3 नेट, विद्युत अपघट्य बन जाएगा। देखो आयन बन गए, ठीक है ना। और इन आयनों से क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि लोहे का संचारण, लोहे का संचारण या लोहे पर जंग लगना, लोहे के परमाणु एनोड का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, लोहे के परमाणु क्या करेंगे, लोहा यहाँ पर एनोड है, लोहा क्या बेटा इसमें एनोड, ठीक है ना। और एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड पर हमारा क्या होगा, देखो ये कहता है एनोड का कार्य करता है, तो एनोड पर क्या होता है,
उपचयन, ठीक है ना। अपचयन अर्ध अभिक्रिया में भाग लेते हैं और ये क्या करेंगे, यहां से उपचयन यहां पर होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो किस में भाग लेंगे, ये भाग लेंगे अपचयन, है ना। और इस प्रकार लोहे की सतह पर एक छोटे से विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। तो जब संक्षारण हो रहा होगा तो उस समय एक सेल बनता है, किस पर, लोहे पर, है ना। लोहा एनोड का काम करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो अर्ध दूसरा भाग है इसका, वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे और ग्रहण होने से क्या होगा, विद्युत रासायनिक क्रिया होगी, ठीक है। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम होने पर, जैसे माना अम्लीय माध्यम होगा, देखो अम्लीय माध्यम में क्या होगा, लोहे पर जंग लगने की निम्न कभी क्रियाएं संपन्न होगी। जैसे माना हम कहे हैं कि लोहे पर क्या हो गया, अम्लीय माध्यम हो गया, तो लोहे की सतह पर क्या होगा, लोहे की सतह एनोड का कार्य करती है। यहाँ पर जो आयरन होगा वो आयरन टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ये Fe था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, लोहा जो अपने आप में, ठीक है ना, ये एनोड का काम कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से आगे। और इसका इलेक्ट्रोड विभव ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, आयरन का 0.44 वोल्ट ये। और कैथोड क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, जल की बूंद में उपस्थित जो H प्लस आयन होगा, उपस्थित H प्लस आयन की उपस्थिति में एनोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। यहां से H प्लस आयन क्या करेगा, देखो H प्लस आयन ने ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और H2O बना दिया, ठीक है ना बेटा। ये अभिक्रिया होती है और ये लगभग 1.23 वोल्ट होता है और संपूर्ण अभिक्रिया ये हो जाएगी पूरी। Fe ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, 4H मिले और 2Fe पॉजिटिव बनाया और साथ साथ में ये निकल गया। और ये जो है, देखो इसमें देखोगे तो 1 पॉइंट, इस इसका जो विद्युत धारा होगी ये होगी 1.67 वोल्ट। यानी कि जब लोहे पर जंग लग रहा हो तो इतनी बिजली उत्पन्न हो रही है, ये हमें पता नहीं लग रहा था। लोहे पे जंग लग रहा है और इतनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है जंग लगने के दौरान, ठीक है ना। संपूर्ण अभिक्रिया के में इस टाइप से। अब देखो ये इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से हल क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe3 पॉजिटिव भी में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये बना देता है। जैसे देखो लाल भूरा पाउडर बन जाता है, जैसे 4Fe2 पॉजिटिव, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, 4 मॉलिक्यूल H2 और Fe2O3 बना देगा और 8H बनाएगा। फिर ये Fe2O3 क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा Fe2O3X, हमारे पास H2O मॉलिक्यूल हो जाए। ये जो लाल भूरा पाउडर है बेटा, ये क्या लाल भूरे रंग का जो है एक पाउडर बनता है, बना जंग लगने के बाद, और उसी को क्या बोलते हैं हम, जंग। ये फॉर्मूला है किसका, जंग का। जो जंग लग रहा है वो Fe2O3 और X मॉलिक्यूल H2, ये है जंग का फॉर्मूला, ठीक है ना। जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया ये है। पहले क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4H के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए, H2O बना दे, ठीक है ना, और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये है जंग लगने की प्रोसेस। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बच सकते हैं बेटे इससे? मान लीजिए लोहे पे जंग लग रहा है, क्या करते हैं हम लोग, पेंट। पेंट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करते हैं, देखो उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ा करके धातु की सतह को जल के संपर्क में नहीं आने देते। ये जो धातु की सिर्फ सतह है ना, यहाँ पर पेंट लगा दो, तो जो नमी थी यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो H2 आया था, ये इस पे बाहर पे चिपक जाएगा, पेंट पे या किसी अन्य चीजों पे, तो ये इसके संपर्क में नहीं आने देगी, इसके लोहे के संपर्क में नहीं आने देगी, ठीक है ना। देखो उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ा करके लोहे जल के संपर्क में आने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब देखो क्या क्या हो, धातु की सतह को हम क्या कर दें, प्लेन कर दें। मान लीजिए धातु खुरदुरी है, इसको प्लेन कर दें, चिपकेगा नहीं पानी, है ना, उसकी सतह को प्लेन कर दें। धातु की सतह पर क्या कर दें, पेंट कर दें, इस पे हम पेंट लगा दें, तब भी नहीं होगा, है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं,
हम तेल लगा दें उस पर, तेल या ग्रीस चला दें, तब भी हो सकता है। और तीसरा जो है, धातु पर संचारित न होने वाली धातु। मान लीजिए ये धातु संचारित हो रहे थे, कौन? ये हो रही थी लोहा संचारित हो रहा है, इस पर हम क्या कर दें? कॉपर की परत चढ़ा दें, निकल की परत चढ़ा दें, क्रोमियम की परत चढ़ा दें, एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दें, इनकी परत चढ़ा दो इसमें, एक पतली सी परत चढ़ा। और जैसे परत चढ़ाएंगे, ये ये क्या नहीं हुआ, जंग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं। बलिदानी सुरक्षा एक तरीका ये हो गया, एक तरीके तो हमारे पास ये चार तरीके हो गए, है ना। उसको प्लेन करके, पेंट करके, परत चढ़ा, ग्रीस तेल लगा करके, और धातु की परत चढ़ा कर, है ना। दूसरा इसमें एक मेथड और भी है, वो है बलिदानी सुरक्षा। अभी बलिदानी सुरक्षा क्या हुई? इसमें जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास लोहे की सरिया है, हम क्या करेंगे, इस लोहे की सरिया पर एक जो अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा दें, जो ज्यादा सक्रिय है, जो जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसको क्या होगा, जब तक वो इससे संपर्क करेगा तो ये बलिदान दे रही, ये संपर्क करके अभिक्रिया कर रही थी। जैसे धातु, लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे के से ऊपर होती है ना। और जो क्या होंगे, अधिक सक्रिय धातु स्वयं को रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरी धातु को बचाव कर लेती है। ये स्वयं तो रिडॉक्स हो जाती है, जो बाहर से हमने परत चढ़ाई, और ये बात अंदर जो है लोहा बच जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग की परत चढ़ा दे, ये लोहा था हमने और इस पे जंग की परत चढ़ा दी, जेडन की परत चढ़ा दी, तो उससे क्या हुआ, जो इसकी सतह पर जो जिंक धातु है की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। हिंदी में असद लेपन कहते हैं बेटा, ये सद लेपन आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे पाइप, पानी के पाइप होते हैं, उनमें क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक परत, ये जो जंक होता है जेडन, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और जिंक की परत जैसे चढ़ेगी ना, तो ये खराब नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि ये क्या है, बलदानी है। ये खराब होगा तो ये जिंक जाएगा, लोहा वैसे बचा रहेगा, है ना, क्योंकि वो अधिक सक्रिय है। तो इस प्रकार से होता है। तो जिंक देखो लोहे से अधिक सक्रिय है, और गैल्वेनीकृत होने में लोहे के स्थान पर जिंक का संचारण होता है। लोहे का जिंक नहीं हो रहा संचारण, बल्कि जिंक का हो रहा है। लोहा वैसे बचा हुआ और जिंक जो है संचारित हो रहा है। यह जिंक कार्बोनेट, ये देखो ये वाला क्षारीय जिंक कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार तो गैल्वेनीकृत में क्या होता है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, है ना। देखो गैल्वेनीकृत लोहे की सतह पर खरोच पड़ने पर भी लोहे की तुलना में जिंक का ही संचारण होता है। मान लीजिए कोई खरोच लग गई, तो तब लोहे की जगह उसी का संचारण होगा, किसका, जिंक का, क्योंकि तब भी Fe की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण पहले होता है, चाहे खरोच भी लग जाए उसमें, है ना। अब दूसरा है कैथोड, कैथोड विधि द्वारा भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिप हो गया, भूमिगत पाइप हो गए, टैंक हो गए, इनका बचाव किया जाता है इससे, है ना। इस विधि में क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातुएं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी इनका संबंध क्या करते हैं, लोहे के पाइपों आदि से कर दिया जाता है। जैसे लोहे के पाइप लिए और उसमें हमने मैग्नीशियम लगा दिया, जिंक लगा दिया, एल्युमिनियम परत चढ़ा दी, ये अधिक सक्रिय धातु है ना। अधिक सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है, ये ध्यान रखना, जो अधिक सक्रिय। और क्या होगा, लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, त्याग देने से क्या होगा, मैग्नीशियम ब्लॉक से जुड़ी हुई लोहे की पाइप हो गया, टैंक हो गया, है ना, इनका संचारण हो जाता है। ये पहले संचारित हो जाती है, इसलिए वो बच जाता है, लोहा बच जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होती है। ये देखो ये अलग अलग प्रकार के, इस टाइप से हम कह सकते हैं इस संचारण को कैसे, संचारण के द्वारा हम कैसे इनको बचा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास